क्या होता सर, है? फूड फूड सिक्योरिटी में पांच मतलब खाद्यान्न को सस्ता होना चाहिए, आसानी से पहुंच होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, हाँ। और पर्याप्त रूप में उपलब्ध होना चाहिए। पर्याप्त रूप में उपलब्ध होना चाहिए। हम्म। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का पोषक तत्व और सर एक और कंडीशन छूट गया था, पोषक तत्व भी होना चाहिए उसमें, ये नहीं कि फूड हो लेकिन उसमें पोषक तत्व उपलब्ध हो उतना अच्छा से नहीं हो। सही। देखिए, संयुक्त और राष्ट्र टैक्स भी रखा जाता है उसमें। का जो मतलब कि सतत विकास लक्ष्य है, आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें जो है कि फूड सिक्योरिटी का भी एक बात कहा गया है कि विश्व के सभी देशों को भूख की समस्या को समाप्त करना है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा जो है कि सुनिश्चित करना है, पोषण सहित। इसके द्वारा विश्व के सभी गरीब देशों से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण के संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति तक खाना जो है कि मिले, उसको अनाज का पहुंच हर व्यक्ति को हो, कोई भूख से ना मरे, कोई भूखा ना रहे, इसी को फूड सिक्योरिटी कहा जाता है। फूड सिक्योरिटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड ही मिले, ऐसा है कि न्यूट्रिशियस फूड मिले, ताकि उसको फूड अनाज के साथ साथ जो है कि न्यूट्रिशन भी मिले। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए जी। जो है कि कुछ मूल तत्व होते हैं। तो मूल तत्व ऐसा है कि एक तो उपलब्धता, पहली बात कि जो खाद्य और कृषि संगठन है, जो FAO है, रोम में, आपको पता होगा 1919 में ही ये बना हुआ है। इन्होंने जो है कि कुछ मूल तत्व सुझाए फूड फूड सिक्योरिटी के लिए। मेंस में कभी और लिखने का काम आ जाता है कि क्या क्या कहा गया था। तो सबसे पहला उन्होंने दिया मूल तत्व में उपलब्धता, खाद्यान्न, मतलब कि खाद्यान्न हर समय और सभी स्थान पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। पहली बात कि ये उपलब्ध हो खाद्यान्न। ठीक है, उसका बाद उन्होंने बताया कि ये किफायती होना चाहिए। किफायती का मतलब क्या होता है कि सस्ता। खाद्यान्न किफायती होना चाहिए, लोगों के पास उसे खरीदने के लिए आर्थिक पहुंच होनी चाहिए, अर्थात नागरिकों के पास जो है कि आवश्यक क्रय शक्ति होना चाहिए, यानी कि आपको खाद्यान्न का जो मूल्य रखना है वो बहुत कम रखना है, ताकि सस्ते दामों में सब कोई भोजन खरीद सके। उसके बाद समावेशन, मतलब कि खाद्यान्न कैसा होना चाहिए, तो सुरक्षित होना चाहिए, पोषक होने चाहिए, ताकि वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि स्थिरता। स्थिरता क्या होना चाहिए कि खाद्यान्न प्रणाली का जो है कि वो उसके मूल्य में स्थिरता होना चाहिए। वो स्थिरता होने से गरीबों के ऊपर जो है कि विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। मान लो कि 2 रुपये केजी, 5 रुपये केजी चावल दे रहे थे आप, पता चला कि 50 रुपये केजी एकाएक कर दिए, तो उससे क्या होगा, गरीब के ऊपर जो है कि प्रतिकूल असर पड़ेगा। और अगर गरीब के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली को भी अस्थिर कर देता है ये। तो हम लोगों ने खाद्य जो FAO था, फूड एंड एग्रीकल्चर, क्या कहते हैं वो, जिसका कि रोम में है, उन्होंने 4 तत्व को बताया। पहला तत्व क्या था, उपलब्धता, खाद्य हमेशा हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है कि किफायती, कम कीमत पे उपलब्ध होना चाहिए। समावेशन, मतलब कि सुरक्षित होना चाहिए और पोषक तत्व होने चाहिए। और स्थिरता, उसके मूल्यों में जो है कि स्थिरता होना चाहिए, ताकि गरीब और अमीर पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े और जो है कि सभी लोगों को खाद्यान्न आसानी से मिले। अगर स्थिरता नहीं रहेगा तो समाज में जो है कि राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो है कि प्रणाली भी स्थिर हो सकती है। वैसे बात है, सरकार चेंज हो जाएगा तुरंत के तुरंत, या फिर जहाँ पे सरकार नहीं होगा वहाँ पे सिविल वार वगैरह स्टार्ट हो जाता है। आप देखे होंगे, जैसे भारत में होगा तो सरकार चेंज हो जाएगा, और मान लो कि अफ्रीका के किसी देश में हुआ तो क्या होगा, वहां तो सिविल वार स्टार्ट हो जाता है ना, आपको पता है कि खाने पीने के लिए कई बार जो है कि लड़ाइयाँ होते रहती है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा की परिभाषा जो है कि क्या है, अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हम बताएंगे। कोई बताएं परिभाषा। या पाँचों को सर जोड़ के बता सकते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा, विश्व विकास रिपोर्ट जब 1986 आया था, उसमें खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई। खाद्य सुरक्षा का परिभाषा है फूड सिक्योरिटी का कि सभी व्यक्तियों के लिए हर समय सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन सामग्री उपलब्ध हो, उसी को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। सभी व्यक्तियों के लिए 2-3 कंडीशन है कि हर समय सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन होना चाहिए, उसकी उपलब्धता को ही खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, विश्व के समस्त जनसंख्या के लिए जो है कि कार्यशील जनसंख्या के लिए आवश्यक है कि भोजन भौतिक और रूप से बहुत अनिवार्य है, इसलिए जो है कि खाद्य सुरक्षा है। अब खाद्य सुरक्षा है कि कई अवस्थाएं होती है, अभी मैंने 4 उसके पॉइंट बताए थे कि उसके बेसिक क्या पॉइंट्स है। अभी है कि 4 अवस्था क्या है खाद्य सुरक्षा का। तो 4 अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या कहा जाता है कि मानवीय, प्रथम अवस्था में क्या होगा, सबसे मतलब कि लोएस्ट फूड सिक्योरिटी, तो क्या होगा, मानवीय जीवन को कायम रखने के लिए अनाज पर्याप्त हो, मतलब कि
कुछ भी हो, कम से कम चावल भी हो, रोटी भी हो, कुछ भी हो, ताकि वो खा के जी सके। तो ये होगा कि फर्स्ट लेयर ऑफ फूड सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी में क्या होगा? सेकंड लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी में होगा कि खाद्य सुरक्षा के रूप में अनाज और दाल दोनों उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। तो प्रथम लेयर में क्या था कि सिर्फ खाद्यान्न की बात कर रहा था कि वो कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, मानवीय जीवन को कायम रखने के लिए। उसमें जीवन में कितना आपके शरीर में पौष्टिकता जा रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। जो सेकंड लेयर ऑफ फूड सिक्योरिटी क्या चाहता है कि खाद्य सुरक्षा में अनाज और दाल की पर्याप्त उपलब्धता हो, मतलब कि अनाज भी हो और दाल भी हो। ठीक है। फिर आएगा थर्ड लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी। थर्ड लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी में क्या होगा? अनाज और दाल के साथ साथ क्या हो? दूध हो, दही हो, ये सब शामिल हो। ठीक है। तो दूध और पौष्टिक आहार शामिल होने लगा, तो ये हो गया थर्ड लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब फोर्थ लेवल ऑफ फूड सिक्योरिटी में क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा में अनाज, दाल, दूध, सब्जी, फल, अंडे, मांस, मछली, ये सारा का सारा चीज शामिल हो, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ लेयर ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो भारत में जब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस लेयर तक करवाया जा रहा है, कोई बताएंगे? सेकंड लेयर में ही है कि अनाज और दाल इतना ही मिलता है, वो भी तो दाल तो देता नहीं है, सिर्फ अनाज ही दे रहा है। ठीक है। कभी कभी मोदी जी का मन होता है तो दाल भी दे देते हैं। ठीक है। तो ये चार अवस्था है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या क्या रहा बताया मैंने? प्रथम लेवल में क्या रहेगा? बोलिए, बोलते जाइए, याद हो जाएगा, ये बहुत आसान टॉपिक है। फर्स्ट लेयर में क्या रहेगा? खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। सेकंड लेयर में खाद्यान्न के साथ दाल उपलब्ध होना चाहिए। हाँ, दाल। देखो, तीसरा में अनाज, दाल, दूध, दही। दूध दूध दही होना चाहिए। चौथा में क्या होना चाहिए? अनाज, अनाज, दाल, दाल, दूध, दही दूध, प्लस दही, अंडे, सब्जी, फल उल, फल, अंडे, ये सब होना चाहिए। फल भी। पिज्जा बर्गर का बात कहीं आया? नहीं सर। नहीं आया। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत वो आता नहीं, वो तो फास्ट फूड हो गया। ठीक है। ध्यान रखना, पिज्जा बर्गर कोई लेवल में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, ये जरूरी सवाल है। कि खाद्य सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बढ़ता हुआ जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 9.6 मिलियन हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। तो 9.6 बिलियन के लिए जो है कि आपको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या को आपको फूड सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि कुपोषण की समस्या बहुत भयंकर है। आपको पता होना चाहिए कि भारत विश्व संयुक्त राष्ट्र जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने बताया है कि विश्व में कुपोषित लोगों का लगभग 25% भाग भारत में ही निवास करता है। आप ये सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि ये डाटा, मतलब कि 25% का मतलब होता है कि हर चौथे में से एक बच्चा, ये ना, हर चौथे में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। भुखमरी का शिकार नहीं कह रहा है, कुपोषण का शिकार कह रहा है। क्या होता है कुपोषण? नाम से स्पष्ट कह रहे हैं, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध ना हो। मतलब जो न्यूट्रिशियस फूड है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है लोगों को। खाना तो खाता है। इस मामले में बिहार सबसे आगे है। आप किसी भी स्टेट का व्यंजन देख लीजिए, बिहार का व्यंजन उसमें सबसे कम। क्या खाता है लोग? तो दिन में दाल भात सब्जी और रात में रोटी सब्जी, इसके अलावा तो किसी घर में कुछ बनता ही नहीं है। मैक्सिमम घरों का हालात यही है। अच्छे अच्छे घरों का मैं बता रहा हूँ, जिसके घर में कि मतलब कि पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको पैसे नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि खाना क्या है। बस 10 बजे बना लिए खाना, दाल भात खा लिए, एक सब्जी बनाए, दूसरा सब्जी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिहार में। ये समस्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब कुपोषण को पढ़ेंगे, एक टॉपिक के रूप में पढ़ना है आगे, तो कुपोषण को जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कुपोषण सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवारों में ही नहीं है, बल्कि कुपोषण जो है कि अमीर परिवारों में भी होता है। क्यों? तो उसको पता नहीं है। तो न्यूट्रिशियस फूड की जानकारी भी तो होनी चाहिए, वो नहीं है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कि 6 से लेकर 54 माह तक बच्चों में लगभग 38% जो है कि क्रोनिक माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि जच्चा बच्चा वाला बात आप जानते होंगे कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, जब भी बाल विवाह बहुत प्रचलित है। या फिर जो महिलाएं हैं वो उस लेवल से तैयार नहीं है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं कम एज में, उसके बच्चे हो जाते हैं। माँ का हेल्थ खुद ठीक नहीं है तो बच्चे का हेल्थ कितना ही ठीक रहेगा। तो इसलिए जो है कि उसको बोला जाता है चारकोनिक माल न्यूट्रिशन, चिरकालिक कुपोषण उसको बोला जाता है। उसको क्या बोल रहे हैं अभी? चारकोनिक माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये 6 से 54 माह के बच्चों के बीच में जो है कि पाया जाता है। भारत में लगभग 38% बच्चे इसी से ग्रसित हैं। ठीक है। ये डाटा आप नोट कर सकते हैं कि
25% बच्चे माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं और 38% बच्चे जो है कि चार्कोनिक माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 पॉइंट मैंने देख लिया कि एक तो विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो जनसंख्या 2050 में हो जाएगा 9.6 बिलियन। तो 9.6 बिलियन जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी हो जाएगा। दूसरा है कि कुपोषण की समस्या है, कुपोषण की समस्या को भी दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि कृषि के उत्पाद पर बहुत निर्भर है हम लोग, है ना। तो जनसंख्या के अत्यधिक तीव्र वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि जो हम लोग निर्भर है इस पे कृषि के उत्पाद पे, तो इसमें क्या हो रहा है कि भूमि का उत्पादकता दर तो बहुत कम है। विकसित देशों में तो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन विकासशील देशों में भूमि का जो उत्पादकता दर है वो बहुत कम है। तो कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए भूमि की उत्पादकता दर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि सभी लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आप लोगों का जो कि बदलती उपभोग की प्रवृत्ति, किस तरीके से उपभोग की प्रवृत्ति बदल रही है, कोई बताएंगे? चेंजिंग इन द फूड पैटर्न। उपभोग की प्रवृत्ति भी बदल रही है। देखो, उपभोग की प्रवृत्ति कैसे बदलता है, जो लोग गांव में रहते हैं उसका जो फूड साइकिल होता है वो अलग होता है, फूड हैबिट अलग होता है। जी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2050 तक विश्व की 70% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करने लगेंगी। तो शहर के मतलब कि फूड उपभोग के पैटर्न में और गांव के उपभोग के पैटर्न में अंतर है। तो जी इस प्रकार से क्या होगा यस कि सर, यस। ये फूड का पैटर्न चेंज होगा। तो अगर फूड का पैटर्न चेंज होगा तो उस तरीके से वस्तु उपलब्ध कराना भी एक चिंता का विषय है। उसके बाद सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो है कि फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ब्राजील में जैसे कि गन्ना होता है, कावा होता है, उसके उत्पादन में कमी आ रहा है। बहुत जगह पे अंगूर के उत्पादन में कमी आ रहा है, बहुत जगह धान के उत्पादन में कमी आ रहा है, बहुत जगह गेहूं के उत्पादन में कमी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण। तो कृषि उत्पाद पे इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। मछलियों के उत्पादन में जो है कि कमी हो रहा है। समुद्र का पानी का तापमान इससे जो है बढ़ रहा है, उससे मछलियों का उत्पादन प्रभावित होता है। नम भूमि का जल स्तर जो है कि वो कम होते जा रहा है, तो उससे जो है कि उत्पादन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए भी जरूरी है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी इसलिए भी जरूरी है कि वो एक तो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक टर्म ये भी है कि जल का अभाव होने वाला है। जो ओईसीडी है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो ओईसीडी है, उन्होंने एक अध्ययन में बताया है कि 2050 तक विश्व की आधी जनसंख्या को पीने योग्य स्वच्छ पानी का उसके समस्या का सामना करना पड़ेगा। 2050 तक जो विश्व की आधी जनसंख्या है उसको जो है कि स्वच्छ पानी मिलने में दिक्कत होगा। ये 50% मतलब कि हर 2 में से 1 लोगों के पास ये समस्या होने वाला है। और जब पीने का पानी का समस्या हो जाएगा तो आप बताइए कि कृषि उत्पाद तो प्रभावित होगा ही। क्यों? क्योंकि आपको पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है तो आप पटवन क्या करेंगे? इसके लिए बहुत बड़ी समस्या अशुद्ध उत्पन्न पानी होने से वाली है। सर, क्या बोले? पीने के पानी में अशुद्ध पानी में अंतर नहीं है। नहीं नहीं, मतलब पानी का समस्या हो रहा है ना आपके पास। जैसे कि पीने के पानी या पूरा होल, कैसे आप बता रहे हैं? पीने के पानी का भी समस्या होने वाला है। ठीक है। हाँ, होल में भी, हाँ, और जैसे टोटल कि पानी में भी शुद्ध समस्या शुद्ध होने दोनों वाला है। मिला के, हम्म तब तो समस्या होगी। बिल्कुल समस्या होगी। ठीक है। हम्म। उसके बाद आइए कि उसके बाद एक बहुत बड़ा मैटर है भारत से रिलेटेड कि भारत में कृषि की जोत का आकार क्या है? बहुत छोटा है। अब बिहार में क्या है? उससे भी ज्यादा छोटा है। तो कृषि का जोत का आकार छोटा होने के कारण जो है कि किसान छोटे या मध्यम कैटेगरी के हो जा रहे हैं, सीमांत कैटेगरी के हो जा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि जब भूमि छोटा हो जाता है तो भूमि का उत्पादन कम हो जाता है। तो भूमि का उत्पादन दर कम हो जाता है तो मांग और पूर्ति में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा। तो किसानों को खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। ये एक जो है कि कुछ ही महीने के लिए जो है कि खाद्य उत्पादन का होगा, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने इस विषय को बहुत डिटेल में पहले भी बताया है कि जब भूमि का जोत का आकार छोटा हो जाता है तो उससे क्या क्या समस्याएं आती है। ठीक है। तो खेत का आकार छोटा रहेगा तो उसके प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि क्या है कि प्राकृतिक आपदा भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मैटर बनते जा रहा है। कैसे? कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बार बार आपदाएं आने से जो है गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। लगातार बाढ़ का पैटर्न बढ़ रहा है, सूखा हो जाता है, सुनामी पड़ जाता है, भूस्खलन हो जाता है। इससे जो है कि कई बार खाद्य की वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, जिससे कि जो है कि चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। तो हम लोगों ने देखा कि खाद्य सुरक्षा के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ये बहुत जरूरी इसलिए है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है, कुपोषण की समस्या है, कृषि की उत्पादकता पे बहुत निर्भर है हम लोग, बदलती हुई उपभोग प्रणाली है हमारे सामने, जलवायु परिवर्तन की एक समस्या है, उसके बाद जल का अभाव हो रहा है, कृषि का आकार जो है कि बहुत छोटा हो रहा है। उसके बाद जो है कि बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके कारण क्या हो रहा है हम लोगों के सामने? ये खाद्य सुरक्षा के मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए?
इससे निपटना भी तो है। इसमें सारा चीज पढ़ने वाले हैं आगे हम लोग कि इसको निपटेंगे कैसे। फिर सार्वजनिक खाद्य वितरण जो प्रणाली आपका क्या कहते हैं, जो पीडीएस वाला प्रणाली है ना, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है कि आरपीडीएस है, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो 1992 वाला है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है 1997 वाला, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मनीषा कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ? ठीक है। इसके बाद फिर क्या क्या है, भ्रष्टाचार सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में, पीडीएफ शॉप में, उसको कैसे समस्या का समाधान करेंगे, ये सारा चीज आपके इसी टॉपिक में है। ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। शून्य भूख को लाना है। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि शून्य भूख, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। तो शून्य भूख के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसके जो है कि सबसे पहले खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, और इसमें जो है कि सरकार सभी स्तरों पर बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अवस्थाओं में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास किसके माध्यम से करती है सरकार? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीडीएस। जानते पीडीएस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पीडीएस? नहीं पता। अरे पीडीएस पता जन नहीं है? राज यस सर, हाँ समीर जन बोलो। वितरण प्रणाली होता है। हाँ, जन वितरण हाँ प्रणाली, हाँ सार्वजनिक। उससे राशन दिया जाता है हाँ। हाँ, वो राशन दिया जाता है लोगों को। 5-5 किलो ना। जी हाँ सर। उसी को बोला जाता है पीडीएस। अभी जो है कि उसमें चल रहा है कि जिन लोगों का पीडीएस में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, कृपया जाके बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, नहीं तो आपका जो है कि राशन मिलना बंद हो जाएगा। 15 तारीख तक है जी ये। जी जिन सर। जिन लोगों ने भी नहीं करवाया है वो करवा लें, अदरवाइज वो आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। उससे क्या हो रहा है जी कि सर। घोस्ट बेनिफिशियरी को वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। घोस्ट बेनिफिशियरी मतलब क्या हो गया? जो मर गया है उसके नाम पे भी राशन उठ रहा है। कुछ लोग फर्जी जो है एक राशन कार्ड में नाम लिखा लिया है, परिवार में 3 लोग नाम लिखा है, 5 लोग का, तो इन सबको हाँ, आइडेंटिफाई कर रहा है। जितना ठीक का है। फिंगरप्रिंट लिया जाता उतना ही का अनाज हाँ, दिया आप जाता है। जितने का फिंगरप्रिंट आप जमा करेंगे उतने का ही अनाज मिलेगा। ठीक है। तो हम इसी इसी के अनुसार जो गरीबी रेखा जो बोले हैं ना, हम्म जो कितने कड़े को निकाले हैं, तो इसी आंकड़ा के अनुसार क्या हुआ है सर थोड़ा? अच्छा, इसी आंकड़ा से उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपना जो है कि बताया है कि क्या कहते हैं, सबका वो क्या बोलते हैं, इनकम बढ़ गया है। वो आंकड़ा पहले आ चुका है, अभी तो इस पे काम चल रहा है। ओ, थैंक यू सर। उसका पहले आ चुका था। चलिए सर ठीक हमें है, ये बताओगे सर कि जल्दी इसमें बोलो। ये मेरा वाला उससे पहले वाला भी तुरंत बताएंगे। ठीक है, हम्म आपको पता चल जाएगा। हम्म चलिए, तो सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के तहत क्या होता है कि इसके जिम्मेदारी दी गई है एफसीआई के पास। एफसीआई क्या करता है कि खाद्यान्न का खरीदारी, उसका भंडारण, उसका ढुलाई, उसका थोक आवंटन करता है। उसके बाद जो है कि राज्य के अंदर आवंटन करने के लिए जो है कि राशन कार्ड जारी किया गया है। राशन कार्ड जारी करने के बाद उसको जो एक उचित दर की दुकान को संचालन करने के लिए उसमें पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद राज्य सरकार जो है कि सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के अधीन कुछ दुकानें खोले हैं, और इसमें जो है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में दोनों में है ये। इसमें क्या किया जाता है कि गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज, चीनी इत्यादि का आवंटन किया जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग है, इसलिए आपको मतलब कि कुछ अलग अलग दिखेगा। ठीक है। ठीक है। जी कुछ राज्य और राज्य क्षेत्र में जी जो है कि इसी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दुकान से दाल, खाद्यान्न तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि जो है उपभोग की वस्तु भी शामिल की गई है। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी, आपको पता है। उसकी सफलता के बाद 1970 से 1980 के दशक के बीच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। सबसे पहले यह विस्तार जो है कि जनजातीय तथा अधिक गरीब वाले क्षेत्रों में किया गया था। फिर 1992 में जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ बिना किसी वर्ग को लक्षित किए गए सभी उपभोक्ताओं को प्राप्त होने लगा था। मतलब कि जो गरीब वर्ग थे, पहले तो क्या होता था कि जनजातीय वर्ग, उसके बाद बहुत जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है सिर्फ उसके लिए आया। फिर किया गया कि नहीं, देश के सभी गरीबों को देना है। और 2013 में क्या किया गया कि देश के सभी आबादी को ही दे देना है। ठीक है, जिनको लेना है नाम लिखाइए और खाद्यान्न लीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई तरीके की प्रणाली आई थी, उसके बारे में पहले हम लोग कर लेते हैं कि देखिए, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली 1970 के दशक से ही चल रहा है, 1960-70 के दशक से। ठीक है, लेकिन उसमें जो है कि एक आया 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें देखिए क्या क्या गया। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट हुआ था शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए स्टार्ट हुआ था, वो भी जनजातीय वगैरह क्षेत्रों में जहाँ लोग भूख से मर जाते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 स्टार्ट किया। इसके माध्यम से 1775 ब्लॉकों को कवर किया गया। तो कैसे ब्लॉक थे? जहाँ की
सूखाग्रस्त क्षेत्र हों, वो दूर दराज के इलाके हों, पहाड़ी इलाके हों, सुदूरवर्ती क्षेत्र हों, दुर्गम क्षेत्र हों, जहाँ के गांव गरीब का बड़ी आबादी रहती थी, और इसको जो है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना चलाया गया, मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया, और राज्य सरकार को परामर्श लेने के बाद वहां पे विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को क्या किया गया, वहां शुरू किया गया। उसमें जो है कि केंद्रीय निगम मूल्य के हिसाब से 50 पैसे से कम मूल्य के भी आधार पर, मतलब 25 पैसा 50 पैसा ऐसे पर केजी मिल जाता था। इस प्रणाली के तहत क्या करने लगा कि 20 किलोग्राम प्रति कार्ड उपलब्ध करवाया जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बहुत गरीब को देता था, उसके बाद जो है कि कुछ और ब्लॉक को बढ़ाया तो उसको बोला गया रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कब आया? 1972 में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब से स्टार्ट है? 1970 के आसपास से हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो एक आपने रिवैम्प देखा, कब आया था? 92 ना सर? हाँ 1992 में आया था ये। और पीडीएस आया 72 में। हाँ 1970 के आसपास में आ गया था वो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में लागू हुआ है, इसलिए आपको कोई हाँ आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन किसने कब किया। इससे क्या हो गया कि जो जन 70 के दशक में लिख सकते हैं हाँ सर। 70 के दशक में लिख सकता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि उचित मूल्य की दुकान से उसको जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो गरीब परिवार थे उसे राशन कार्ड दिया गया, और उसको जो है कि चाय, नमक, दाल, साबुन, जो भी मतलब कि हो सकता था, जितना भी जिस राज्य के हिसाब से, उस राज्य के हिसाब से उतना अपना चीज जो है कि उसको उपलब्ध करवाया जाने लगा। उसके बाद फिर उन्होंने लाया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको बोला जाता है टीपीडीएस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आरपीडीएस, अभी हम लोग पढ़ेंगे टीपीडीएस। तो आरपीडीएस कब लाया गया था? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में। उसके बाद बात आगे बढ़ी तो 1997 में जो है कि भारत सरकार ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो है कि कब इसको लाया सर? 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसको लाने के लिए क्या किया गया? इसको लाने के लिए क्या किया गया कि जो भी मतलब कि राज्य के गरीब लोग थे, हर राज्य को उसमें कवर किया गया था। इसमें एपीएल और बीपीएल का कॉन्सेप्ट आया था, को पता होना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि वैसे परिवार जिनकी की वार्षिक आय 15,000 से कम है, 15,000 से कम होने का मतलब कि 1200 रुपया पर महीना के हिसाब से पूरा, मतलब 1,000 से कुछ ज्यादा। अब वैसा परिवार जो सिर्फ 1200 रुपया पर मंथ कमा पा रहा है, उसको 15,000 रुपया से कम वार्षिक आय है, उस परिवार को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह देने की व्यवस्था की गई थी, और जिसको कि बाद में बढ़ा करके 25 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई। और अभी जो है रिसेंट चल रहा है 2022 में, 1 अप्रैल 2022 को उसको बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार जो है कि कर दिया गया है। तो आप जो बोल रहे थे कि सर किसी को बेसी राशन मिलता है, किसी को कम राशन मिलता है, यही वो टीपीडीएस है, जिसके अंतर्गत जो है कि अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट है, जिसमें कि एक परिवार को 35 किलोग्राम प्रति माह राशन मिलता है। ठीक है, वो परिवार जो है कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और उनके पास अंत्योदय कार्ड बकायदे रहता है। ये आपका हो गया टीपीडीएस। तो दो पढ़ा हम लोगों ने, आरपीडीएस और टीपीडीएस। ठीक है, अब एक आ गया था आपका क्या 2013 में क्या आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लाया गया था। इसमें क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये तो आप लोग जानते, बताइए। क्या पूछ रहे हैं सर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 किसी को पता नहीं है? मोदी जी का 5 किलो राशन इसी से मिलता है। हाँ सर, इसमें यह ग्रामीण एरिया में जो 75% लोगों को ये अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और शहरी क्षेत्र में 50%। मतलब इसमें क्या किया गया है कि देश के लगभग 70% आबादी को कवर कर लिया गया। मतलब जो भी लोग गरीब और अमीर, इसमें ये नहीं देखा गया है। जिन लोगों को भी खाद्यान्न चाहिए होता है, मतलब उसमें एक क्राइटेरिया है कि क्या कहते हैं, इतना लाख तक का आपका आमदनी नहीं होना चाहिए, इतना हजार तक का, वो भी क्राइटेरिया है। लेकिन उसमें क्या है कि लगभग देश के 2/3 आबादी 67% लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये कानून बना के दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है कि 5 जुलाई 2013 से ये आपका प्रभावी है, और इसमें जो है कि गरिमामय जीवन जीने के लिए ये इसका टारगेट समझिए। अभी तक था कि भूख मिटाना, अभी है क्या कि
गरिमामय जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करवाना, ये इसका जो है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का क्या है उद्देश्य है। एम इसमें चावल, गेहूं, मोटे अनाज मिलता है, आपको पता होना चाहिए। तो चावल 3 रुपये केजी, गेहूं 2 रुपया केजी और मोटा अनाज 1 रुपया प्रति केजी प्रति माह के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति पर 5 किलो के हिसाब से जो है कि दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस प्रोग्राम में जो है कि विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चे के जन्म से 6 माह तक के बाद का भोजन की व्यवस्था वगैरह भी करवाया गया है कुछ कुछ, जिसमें जो आंगनबाड़ी का माध्यम से लागू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये गारंटी है, सरकार की गारंटी है कि सबको खाद्य सुरक्षा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद जो आंगनबाड़ी में और भी चीजें मिलती हैं, आपको पता होना चाहिए कि एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम है, जिसके तहत आपके आंगनबाड़ी में बहुत सारा चीजें मिलता है। इसके अलावा भी खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारा काम स्टार्ट किया गया है। एक मध्याह्न भोजन योजना आपको पता होना चाहिए, मिड डे मील स्कीम जो है वो भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में के बच्चों को बांटा जाता है, वो भी फूड सिक्योरिटी का ही कार्यक्रम है। एक अंत्योदय अन्न योजना है, एक अन्नपूर्णा अन्न योजना है, ये सारा का सारा क्या है फूड सिक्योरिटी स्कीम है। तो हम लोग जो है कि सारे स्कीम को देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है कि आपका पीडीएस जो है, जो जिसको आप लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में को जानते हैं, उसमें क्या क्या दोष है, इतना योजना लगाने के बाद, इतना खाद्य सुरक्षा देने के बाद भी अभी भी कुपोषण और भुखमरी हमारे देश में है ही। तो आखिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है सिस्टम में। क्या है प्रॉब्लम बताइए। अब हम लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या प्रॉब्लम है और उसको ठीक कैसे करेंगे हम लोग। ये दो चीजें पहले हम लोग देखेंगे। क्या प्रॉब्लम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, लीकेज। ठीक है, और बताइए, कम से कम 5-7 प्रॉब्लम बताइए। जो वास्तविक लाभार्थी है सर, गवर्नेंस रिलेटेड इशू। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो प्रॉब्लम है वो है कि मुख्यतः जो है कि ये एक तो सिस्टम के नियम में ही प्रॉब्लम है। भारत के लोगों को मुख्यतः क्या मिलता है, गेहूं तथा चावल तक ही सीमित रह गया है। मोटे अनाज जो है कि कुछ कुछ वितरण होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भी वितरण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जो दाल है और भी पौष्टिक आहार है वो तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसके जो ये कानून बना है, उस कानून में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है कि अस्थायी पता के आधार पे ही मिलता है। मतलब कि वैसे व्यक्ति को ही राशन दिया जाता है जिसका अस्थायी पता है, यानी कि प्रवासी लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है बिहार का, दिल्ली कमाने चला गया तो उसको राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए जो है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात चल रही है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद जो है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है कि कुछ बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछड़े क्षेत्र है, जो दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ आवश्यक वस्तु पहुंचाने का प्रश्न उठता है और वहाँ पे पाता है। उसका जो फेयर प्राइस शॉप है, आपको पता है, जो पीडीएस का दुकान होता है उसको फेयर प्राइस शॉप भी बोला जाता है। उसमें दुकानदार द्वारा जो है कि भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है कि बड़े पैमाने पर अनाजों की चोरी होती है। राशन जो है कि जिसको गरीबों को देना चाहिए लेकिन वो बिक जाता है खुले बाजार में जाकर के ज्यादा कीमतों पे। ठीक है, तो फेयर प्राइस शॉप, जिसको उचित मूल्य की दुकान कहते हैं हम लोग, जो कि क्या करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है, उसमें भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये सार्वजनिक जो है, जैसे ये डीलर सब जो होता है उसका, उन लोग को तो कुछ वेतन वगैरह तो नहीं मिलता होगा कुछ, जितना कमीशन तो कमीशन जितना बेच रहा है उतना हाँ, उसका कमीशन नहीं मिल नहीं, रहा है वो सर। जितना आपने बांटा ना उसके हिसाब से रहता है। 2 रुपये के मतलब कि पर केजी के हिसाब से, 3 रुपया पर केजी के हिसाब हाँ, से उसको कमीशन मिलता है, उसका परसेंटेज फिक्स रहता है। मुझे मुख्य रूप से ये भी है सर कि हम जो घूम घूम के जो सर जीवन यापन करता है, हम्म, जो घुमक्कड़ होते हैं, जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करता है, उसको भी नहीं मिल पाता है ना राशन सर। हाँ, तो वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़ाएंगे जिसमें उसका समस्या का समाधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कि और एक और है सर कि हाँ बोलो। मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से गरीब होते हैं सर, उनको राशन नहीं मिलता है, क्योंकि सर राशन कार्ड पे अगर फिंगरप्रिंट रहेगा तो मिलेगा सर। जैसे कि मान लिया जाए कि 5 मेरा परिवार है और उसमें फिंगरप्रिंट सिर्फ 3 का, तो 3 के ही मिलता है ना सर। ये भी एक मुख्य समस्या है सर। ये भी समस्या है। ठीक है, बहुत सारी समस्या है इसमें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मतलब कि जो अनाज जाते हैं उसमें कहा गया है कि जो निर्धन वर्ग और कमजोर वर्ग है
उसको तो मिल नहीं पाता है और 50% से अधिक अनाज जो है खुले बाजार में बिक जाता है, काला बाजारी हो जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है कि आर्थिक सब्सिडी देने से राज्य का राजस्व व्यय भी बढ़ते जा रहा है, राज्य के ऊपर भी बोझ बढ़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोकप्रियता को लेकर के जो है कि पारदर्शिक असंतुलन भी है। उत्तर भारत में तो ये योजना काफी लोकप्रिय है, लेकिन दक्षिण भारत में ये योजना लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा ही पेट भरा हुआ है, उसको चाहिए नहीं अनाज। ठीक है, उसके बाद जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी जो है वो सही नहीं पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि खाद्यान्न को खरीदते समय भी जो है कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसके बाद भंडारण वगैरह में असावधानी बरती जाती है, जिसके कारण जो है कि उसके खाद्यान्न की गुणवत्ता पे भी सवाल उठते हैं। चावल मिलता है या गेहूं मिलता है तो कीड़ा लगा हुआ मिलता है, खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये तो समस्या हो गरीब गया। लोगों को दबा दिया जाता है सर, धमकी देकर दबा दिया जाता है, उसको मिल नहीं पाता है, वो डरे बेचारा कुछ कर नहीं पाता अच्छा है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हो तो उसकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय करेंगे आप लोग? इसी को उल्टा करते हैं सर। अब लेकिन बात ये बताते भी है हैं, ना सर, बात ये भी है सुनिए ना सुनिए, कि जो सर पर्यवेक्षक नियुक्त होता है सर, वो ईमानदार ठीक है, नहीं होता है, वो देखिए उसको सर ले दे के काम कर लेता है। सबसे पहली बात है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हैं तो जो प्रवासी श्रमिक थे, अल्पकाल के लिए जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना को राष्ट्रीय स्तर पर ठीक से लागू किया जाना चाहिए, ताकि प्रवासी जो बिहार से दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में अगर हैं वो एक व्यक्ति तो उसको राशन वहीं पे मिल जाए। हर व्यक्ति को जैसे आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए और हर व्यक्ति को राशन उससे मिले। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं राशन कार्ड में अब नाम बिहार में है, अब वो बेचारा चला गया है दिल्ली, अब उसका पति पत्नी और बच्चा यहाँ है, वो अकेले दिल्ली में, उसको वहां पे राशन नहीं मिल पाता है। तो एक वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है, उसको बहुत अच्छे से लागू करने का जरूरत है। ठीक है, ताकि उसको वहां पे देश के किसी भी स्थान में रहे, वो देश का ही नागरिक है, उसको राशन मिलना चाहिए। उसके बाद जो या तो आप राशन दे दीजिए, नहीं तो क्या कीजिए कि डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके माध्यम से उसको सीधे जो है कि सब्सिडी जितना आप देते हैं उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए 500 रुपये का सब्सिडी आप देते हैं, उसको दे दीजिए। इससे 2-3 समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी कि जो खाद्यान्न का भंडारण है, परिवहन का लागत उसके बाद परिवहन की समस्याएं हैं, खाद्यान्न का लीकेज है, चोरी हो जाता है, बेच लेता है, इतना इतना पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं, सब झंझट ही खत्म। कुछ परिवार ऐसे हैं खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत जिनको कि जो है कि वो राशन लेते हो आते हैं घर पे जरूर, लेकिन वो खाते खुद नहीं है, वो बेच देते हैं जाकर के। कुछ लोग जो है कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके चावल की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती है जितना कि वो घर में उतना उससे ज्यादा स्टैंडर्ड चावल खाते हैं। तो उनको सीधा पैसा भेज दीजिए, तो जिनको राशन खरीदना होगा वो खरीद लेंगे, जिनको नहीं खरीदना होगा वो जाके जो है कि पैसे का कोई और उपयोग करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार की समस्या जो सरदर्द बना हुआ है ये पीडीएस का शौक, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, सीधी बात। उसके बाद लाभार्थी को जो है कि अगर नहीं कर सकते हैं ये, तो एक राशन कार्ड नहीं भी दे सकते हैं, एक देश में एक राशन कार्ड, तो दूसरा उपाय है कि स्टाम्प सर जारी तो कर ये भी तो हो सकता है कि जब आप पैसे दे रहे हो तो फिर उसका यूज अलग वो कर लेंगे, तो फिर क्या सबसे बेसिक नेसेसिटी है, वो खाना तो खाएगा ना, दारू तो नहीं ना पी लेगा जी। पहले अगर पेट नहीं भरा रहेगा तो पेट ना भरेगा, तो पैसे का अलग भी तो उपयोग हो हाँ सकता तो है, आप उपयोग बोल होगा रहे तो देश में गरीब के पास पहुंचेगा तो आर्थिक समृद्धि ही आने वाला है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हैं। ठीक है, देखो उसका अगर पैसे नहीं देना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय है कि खाद्यान्न का स्टाम्प जारी कर दीजिए, उस व्यक्ति को दे दीजिए स्टाम्प, कि उसमें लिखा हो रहेगा कि किसी भी पीडीएस शॉप पे जाए, वो कूपन रहेगा तो दे देगा दुकानदार को, वहां पे जो है 5 किलो उसको चावल मिल जाएगा, 5 किलो गेहूं मिल जाएगा। ये भी तो किया जा सकता है, उसको जो है कि उसका टिकट मिल जाए। पहले ठीक है? ऐसा सिस्टम था सर, हुआ था इससे पहले। आ रहे पेन इंडिया जब वाले पे आ रहे हैं। कूपन 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 उपलब्ध कराए थे ना, हाँ, तो उस समय था, हम्म, ये प्रभावशाली नहीं हो पाया उतना। उसमें क्या प्रॉब्लम हो सारण गया था कूपन में? उसमें कूपन जैसा में कि प्रॉब्लम था सर, 1 महीने के देकर 4 महीने का कूपन काट लिया जाता था, ले लेता था वो जमा। अरे उसमें तो और भी जी समस्या जी जी तो इसके लिए तो सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था किया जाए भाई। ये तो फिर तो 1 महीने का कूपन 1 महीने में मिलेगा कि 4 महीने का, कैसे काट लेगा हम नहीं, लोग ये? तो केंद्र सरकार से, गवर्नमेंट से जो आते थे ना, ये पूरा 1 साल के आते थे कूपन। सबसे पहले सर जनता के जागरूक होना जरूरी है, ये अगर बात नहीं सही जागरूक है, होगा तो फिर तो वो तो वितरण में तो दिक्कत होगा ही, ताकि ये तो अजीब समस्या है। करप्शन तो और ये खैर सब में उसका और ये बहुत सब सारा में होता टेक्निक है, क्या सही है, बात।
देखिए और वो इस जनता समय ही सुधार सकता है ना, जैसे कि एक हम्म, महीना में अगर 20 किलो सुनिए मिल रहा सुनिए था सुनिए तो उसको 15 किलो दे रहा है, तो 5 किलो की जानकारी नहीं है, या तो फिर वो लड़ नहीं रहा है उसके लिए, बात सही है तुम्हारा भी या तो कहना। फिर सोशल ऑडिटिंग करेगा तो पकड़ाएगा, सोशल ऑडिटिंग करेगा तो वो बताता नहीं जनता उसको डर के मारे। हाँ बात सही है। देखो इसके लिए उपाय बता रहे हैं। जो पंचायती राज संस्था है ना, उसको सार्वजनिक जन हम्म, वितरण प्रणाली से जोड़िए। केंद्र हो या राज्य हो, हम्म, इसकी योजनाओं जब जब लागू होगा तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान वो पंचायती राज के लोग करें, ग्राम सभा के लोग करें। ठीक है, जो सरपंच है, हम्म, मुखिया है, अगर वो इस योजना से जुड़ा हुआ रहेगा तो जाके कहेगा मुखिया जी हमको कहे कम राशन मिला, अपने वार्ड सदस्य को जाके बोलेगा कि हमको राशन काहे कम मिल रहा है। ठीक है, 20 किलो की जगह 19 किलो मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका समाधान हम्म, यही है कि पंचायती राज के संस्था के लोगों को जोड़िए उसमें, उसकी निगरानी में उसको डालिए। ठीक है, क्योंकि मुखिया जी को वोट लेना है सर ना। ऐसा शिकायत होता है सर। बहुत सर बहुत आता शिकायत हम लोग करते हैं सर, तो बोलता है कि हमको वेतन नहीं मिलता है और हम इसी से हमको कमीशन, तो है। हम आ रहे किसी हैं के तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं कमीशन है, वाले उसको समस्या हम पे भी आ मुखिया, रहे हैं। उसमें उसके परिवहन में भी समस्या हम है, मुखिया जी बोलते हैं भंडारण में भी समस्या है, और उसके कि कमीशन में भी समस्या है, तीनों पे आ रहा है। वेतन मिलता है सर तो कमीशन मिलता है, लेकिन 15। कमीशन का दर बहुत कम है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ और झारखंड में, राजस्थान में जिसको नहीं लागू ज्यादा किया है, इसको इस तरीके से लागू किया। देखो सार्वजनिक वितरण 15-16 प्रणाली, हजार पैसे मिलता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार कार्ड योजना से एकीकृत रूप से जोड़ देना चाहिए। इससे जो घोस्ट बेनिफिशियरी की समस्या है ये खत्म हो जाएगा। और अभी जो है कि सरकार ने किया है, 15 तारीख तक अभी भी डेट है। जो लोग बायोमेट्रिक जाके देंगे उसी को राशन मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज कीजिए। उसके बाद बताइए कि जो है कि आपके पास कितना स्टॉक है, प्रत्येक महीने का राशन कब कितने तारीख को आया, कितना तारीख तक आपने कितना विवरण वितरण किया, वो आपके कंप्यूटर पे दिखना चाहिए, विभागीय वेबसाइट में अपलोड रहना चाहिए, ताकि कोई भी लोग देख सके कि इस महीने का इतना राशन आपके दुकान पे आ गया है, और जो है कि इसमें से इतना बेनिफिशियरी ने उठा लिया है, इतना बेनिफिशियरी उठाने के लिए बाकी है। ठीक है, उचित मूल्य के दुकानों का संचालन के लिए जो है कि एनजीओ वगैरह और स्वयं सहायता समूह के लोगों को भी उसमें जो है कि दिया जा सकता है, सहकारी समितियों को दिया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था जो है कि छत्तीसगढ़ में अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली एनजीओ को की बात कर रहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्यान्न निगम को चाहिए कि अपने जो लोकल एफसीआई के गोदाम रहते हैं, उस गोदाम में 6 माह का अग्रिम खाद्यान्न का उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जाए, ताकि प्रत्येक माह पे समय से जो है कि उसको राशन मिल सके। ठीक है, उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं कि नागरिक अधिकार पत्र दिया जाना चाहिए। आपको पता है एक सिटीजन चार्टर रहता है, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों को पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक परिवार को कितना राशन मिलेगा, उसको जो है कि वो दुकान के आगे लिखा होना चाहिए। उचित मूल्य उसका कितना देना पड़ेगा वो लिखा होना चाहिए। राशन जारी करने की तिथि, जारी करने की प्रक्रिया और शिकायत करने का भी जो है कि व्यवस्था होना चाहिए, और शिकायत के निवारण के लिए तंत्र के बारे में जो है कि उसी दुकान के आगे सब स्पष्ट रूप से उसके राशन कार्ड में भी दुकान के आगे भी लिखा होना चाहिए। टोल फ्री नंबर बकायदे जारी रहना चाहिए, और शिकायत तंत्र प्रभावी तंत्र से काम शिकायत तंत्र जो है प्रभावी रूप से काम करना चाहिए, ताकि शिकायत किसी ने किया उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उचित मूल्य की दुकानों पर जो है कि खाद्यान्न तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। खाद्यान्न के वितरण में दिए जाने वाले कमीशन जो है, जो मिलता है डीलर को, उस कमीशन को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो भाड़ा दिया जाता है खाद्यान्न को ट्रांसपोर्ट करने का जिला से लेकर के ब्लॉक तक में, वो भाड़ा भी बहुत कम दिया जाता है, उस भाड़े को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि उसको जैसे कि बोल रहे 15,000 के आसपास का कमीशन बन जाता है, तो भाई उसको 15,000 ही क्यों, उसको 25-30 हजार रुपये मिलना चाहिए। बेचारा पूरा महीना तो पूरा परिवार उसमें लगा हुआ रहता है। अगर 2-3 व्यक्ति भी लगा रहता है तो अगर उसको 15,000 रुपया ही बचता है, तो 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति बचा। मान लो 3 व्यक्ति अगर लगा हुआ है तो 5,000 में कैसे कोई कमाएगा। उसके आप कमीशन को बढ़ाइए, और उसको बस को ठोक के कहिए कि तुमको 5 किलो राशन देना है, मतलब 5 प्रश्न है किलो ना राशन देना सर है। कि तो वो एक दिन का कार्य है ना, और 29 दिन क्या करेगा वो? अरे एक दिन का काम नहीं होता है भाई, राशन को लाना होता है, उसको बांटना होता है। एक नहीं दिन में नहीं राशन नहीं बट नहीं जाता है। एक सप्ताह का होगा काम? एक नहीं सप्ताह नहीं, का, पूरा एक मंथ सप्ताह से बांटना बेसी रहता है सर। रहता है उसको, वो पूरा परिवार ही मंथ उसमें लगा बांटना हुआ होता है? रहता है। हम्म। ठीक है, उसको खाद्यान्न में आपस कमीशन, में। पर्याप्त कमीशन मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार को तो कम करने का एक उसी तरीका काम के ये लिए भी हाँ, है। वो तो महीना दिन मैं लगा भी हुआ है पक्ष ना में ये। हूँ। हम्म, ठीक है, उस पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उसी तहत जो, काम को करने के लिए महीना दिन लगा हुआ रहता है ना। हाँ वो लगा हुआ रहता है, उसका परिवार उसी में लगा हुआ रहता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो खाद्यान्न ले जाने वाले ट्रक हैं उसमें जीपीएस का प्रयोग होना चाहिए। बाकायदे ट्रक में जो है कि स्टील के कंटेनर में उसको ढोने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका निगरानी रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। खाद्यान्न में होने वाली लीकेज को कम करने के लिए और भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
उसके बाद जो है कि अब आ गया कि जनता को क्या करना चाहिए। तो पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, वॉलंटियर्स बनाना चाहिए, वो भी विलेज लेवल पे प्रयास करें। राजस्थान में ये पहल हुई है, ठीक है। उसके बाद उस जो है कि जो भी लोग घोस्ट बेनिफिशियरी वगैरह है उसका नाम काट के हटा देना चाहिए। जो लोग वाजिब हैं, जो होने वाला 15 तारीख के बाद से ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जिन्होंने जाकर बायोमेट्रिक दिया है उसी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एकदम बिल्कुल पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो, कंप्यूटराइज हो, और लोग थोड़ा सा अवेयर हो हाँ अपने अधिकारों को लेकर के भी, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है कि अभी तक जो है कि कुछ काम किया गया है सरकार के द्वारा, जैसे राशन कार्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है, खाद्यान्न श्रृंखला के आवंटन का जो है कि वो पूरा कंप्यूटराइज है, पूरा आपूर्ति श्रृंखला जो है आज के समय में कंप्यूटराइज हो गया है। टोल फ्री नंबर भी जो है कि वो शुरुआत किया गया है। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है कि डीबीटी का शुरुआत किया गया है, और एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुरुआत किया गया है। इससे जो है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज रहेगा और लोगों को राशन मिलने में आसानी होगी। ठीक है, तो सरकार द्वारा ये पहल किया जा रहा है। तो इसलिए ये फूड सिक्योरिटी जो टॉपिक था ये काफी इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या कहते हैं, भारत में अभी भी गरीबी और भुखमरी की समस्या कम हुई नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी को ही खत्म करने, फूड सिक्योरिटी के लिए ही अंत्योदय अन्न योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना, उसके बाद अन्नपूर्णा अन्न योजना, उसके बाद फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये सारा का सारा किस लिए लाया गया है कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। उसके बाद बिहार सरकार भी अपने द्वारा कुछ पहल कर रही है। ये करती कुछ नहीं है, जो केंद्र सरकार में ही पैसा मिलता है ना, राशन मिलता है ना, उसी में बिहार सरकार भी जो है कि कुछ सब्सिडी के रूप में पैसे बढ़ा देती है, और उसके बाद जो है कि आपको राशन कुछ एक्स्ट्रा भी कई बार मिल जाता है। जैसे कोरोना के बीच में बिहार सरकार ने किया था कि एक्स्ट्रा राशन देने की व्यवस्था उन्होंने करवाई। ठीक है, उसके बाद इसमें राशन की व्यवस्था को संचालित करने के लिए ये फूड सिक्योरिटी एफसीआई वगैरह में जो समस्याएं हो रही है, उसके लिए एक शांता कुमार कमेटी गठित की गई। ठीक है, तो शांता कुमार कमेटी किससे संबंधित है? इसी फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो एफसीआई में लीकेज हो रहा है उसी से संबंधित है। क्लियर है? बफर स्टॉक एक टॉपिक है इसमें पढ़ाने के लिए। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बफर स्टॉक? बफर मतलब सर सुरक्षित रखना पहले से, हाँ, किसी जहाँ पर भी ये विपरीत साधन किया परिस्थिति जाता है के तो होने से पहले। क्या बोल रहे हैं ना सर? जो फूड प्रोडक्शन होता है उसको कंटेन करके रखती है ऐसे जो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता ये बोल रहे हैं जो फूड ग्रेन्स है उसको जो है कि स्टॉक में रखना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आपदा आने पर सरकार जो है कि बफर स्टॉक से खाद्यान्न निकाल करके खाद्य संकट को दूर कर सके। ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे ये बहुत मुद्दा आ गया था कि बफर स्टॉक कितना है, तो पता चला कि अगले 3 साल तक के लिए खाद्यान्न का पूरा बफर स्टॉक पड़ा हुआ है। 3 साल तक अगर खाद्यान्न नहीं भी होगा तो भी जो है कि भूख से कोई नहीं मरेगा, इतना भोजन हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो फूड सिक्योरिटी का टॉपिक था ये संपन्न होता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कि आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। आप उस पर एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे लिख के, ताकि ये टॉपिक जो मेंस का है ये खत्म हो जाए। ठीक है सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। कि एक निबंध टाइप का थोड़ा लिखना था इस पे कि ऐसा था क्वेश्चन कि सार्वजनिक वितरण से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में ऐसा जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसा टाइप का टॉपिक था। तो सर ये कैसा वे जाएगा? सार्वजनिक वितरण से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, इस टाइप से है कि लोगों को ना खाने के मतलब पता नहीं है कुछ भी, मतलब कि अनहेल्दी मतलब पोषण नहीं होता वैसा खाना, जैसे कि देखो ये समझते हैं बात सही है कि जो हमारा फूड हैबिट है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये बात सही है। क्यों? खाद्य सुरक्षा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे ना, इसमें खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को कहीं भी आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत का अधिकांश आबादी का वर्ग ऐसा है, अभी मैंने बताया ना आंकड़ा कि 25% लोग बच्चे जो है वो क्या कहते हैं माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, और 38% बच्चे जो है वो चार्कोनिक माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं।
ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो इसको आप नकारेंगे नहीं। हाँ, ये बात सही है कि जब आप ये माल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में ये आपको देखने को मिलेगा, जो अमीर परिवार हैं, जो संपन्न समृद्ध परिवार हैं, वो भी फूड सिक्योरिटी के क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन की समस्या से ग्रस्त हैं, उसके भी बच्चे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन से भोजन करने से उसमें कितना न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन का जानकारी जो है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर ना, एक हैबिट भी होता है। नहीं, वही मैं आ रहा हूँ, जो फूड है, तुम्हारा फूड हैबिट हो या फिर ऐसे भी बहुत सारे परिवार